हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल कुमार मौर्य और मैं आप लोगों को बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि आपसे एई और जेई के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जब भी मैं कोई चैप्टर खत्म कर लूंगा तो उस चैप्टर के लास्ट वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया होगा। उस लिंक के थ्रू आप लोग एक टेस्ट दे सकते हैं और उसको सबमिट करने पर आपको पता चल जाएगा कि आपने उस चैप्टर के एमसीक्यू में कितने मार्क्स पाए हैं। साथ ही साथ आप अपने आंसर शीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं कि आपने कहाँ गलतियां की हुई हैं। तो आज का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है रॉक, स्टोन एंड मिनरल्स। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक रॉक एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एमसीक्यू में। देन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स एंड देयर हार्डनेस, वेरियस यूजेज ऑफ स्टोन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं। क्वेरिंग, ड्रेसिंग, क्वालिटीज ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में बनते हैं जिसको कि हम लोग पढ़ेंगे। एंड देन बेडिंग प्लेन, इससे हमेशा सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बार बार रिपीट करता रहता है, तो इसको भी एक बार हम लोग देख लेंगे क्या होता है। एंड देन टेस्ट फॉर स्टोन, कौन कौन से टेस्ट स्टोन पर परफॉर्म किए जाते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि रॉक क्या होता है। तो रॉक के पहले हम ये जान लेते हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं। ओके, अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस का हर एक पार्टिकल का केमिकल कंपोजिशन अगर सेम है, क्या केमिकल कंपोजिशन, आपने क्या देखना है, केमिकल कंपोजिशन। अगर ये हर एक पार्टिकल का केमिकल कंपोजिशन जो है वो सेम होता है तो ये सब्सटेंस आपको कहलाएगा मिनरल। ओके, ये क्या कहलाएगा, मिनरल्स। अब रॉक क्या होता है, जब कई सारे मिनरल्स मिल जाते हैं तो वो रॉक बनाते हैं। मिनरल 1, मिनरल 2, मिनरल 3, मिनरल 4, मिनरल 5, इस तरह से कई सारे मिनरल जब बन जाएंगे तो ये जो सब्सटेंस होगा जब ये मिलेंगे तो बनाएंगे क्या, रॉक। ओके, यहां पे डिफिनेशन आप लोग देख लीजिए, रॉक इज एग्रीगेट मींस मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। किसका किसका मिनरल्स हो सकता है, क्वार्ट्ज हो सकता है, माइका, फेल्सपार, एपेटाइट, कैल्साइट, फ्लोराइड एक्सेट्रा। इट इज यूज्ड फॉर वेरियस कंस्ट्रक्शन। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि जो स्टोन होता है उसका स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है और वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत लो होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में करते हैं। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, इसके एग्जांपल्स हैं ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, चाक, सैंडस्टोन एक्सेट्रा। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। तो इसमें देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। इसका क्लासिफिकेशन 3 तरह से किया जाता है। पहला है जियोलॉजिकल, एंड देन फिजिकल, एंड देन केमिकल। ठीक है, जियोलॉजिकल किस पे डिपेंडेंट है, जियोलॉजिकल इस बात पे डिपेंडेंट है कि इसकी फॉर्मिंग कैसे हुई है या इसकी ओरिजिन कैसे हुई है, ओरिजिन पे डिपेंडेंट है कि कैसे बना हुआ है वो रॉक। एंड देन फिजिकल इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें लेयर्स हैं या नहीं है, लेयर्स पे डिपेंडेंट है। और केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड है, मतलब वो किस मटेरियल से मिलकर के बना हुआ है, तो ये किस पे डिपेंडेंट है, कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, अब इसमें हर एक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जियोलॉजिकल को इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक में, फिजिकल को स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड एंड फोलिएटेड में, और जो आपका केमिकल है उसको एर्गिलिशियस, सिलिशियस एंड कैलकेरियस में। ओके, एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो है इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक क्या होता है, इसकी पहले एक बार हम लोग डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। फॉर्म्ड आफ्टर सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टेन हॉट मैग्मा एंड लावा लाइंग बिलो और एबव अर्थ सरफेस। ओके, प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैग्मा आर क्वार्ट्ज, माइका एंड फेल्सपार। इसका एग्जांपल क्या क्या है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट एंड ट्रैप। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं कैसे ये फॉर्म होता है। ठीक है, आप देखिएगा यहां पर, सपोज कीजिए ये हमारा अर्थ का सरफेस है। ओके, तो अर्थ के सरफेस पर ही होल होते हैं और वो अंदर तक जाते हैं। ठीक है, इन सारे जो होल्स होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्केनो कहते हैं। ओके, ज्वालामुखी कहते हैं हम लोग। अंदर क्या होता है, हॉट और गर्म जो होता है एक मटेरियल रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉट, पिघला हुआ होता है इसलिए मॉल्टेन, इसको मैग्मा बोला जाता है, मैग्मा, हॉट, मॉल्टेन, मैग्मा और लावा। तो जो अर्थ होता है उसमें आपको कई सारे क्रैक्स देखने को मिलेंगे अंदर भी। ठीक है, अंदर भी क्या होंगे, इस तरह से क्रैक्स होते हैं, इस तरह से आपको कई सारे क्रैक्स देखने को मिलेंगे। तो कभी कभी जब ज्वालामुखी फटती है तो ये जो लावा और मैग्मा है ये ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। ठीक है, ऊपर क्या करेगा, चढ़ने लगेगा। तो कुछ लावा मैग्मा जो होगा वो यहां सबसे नीचे जो क्रैक्स होगा उसमें फिल हो जाएगा। ओके, कुछ ऊपर वाले क्रैक्स में फिल हो जाएगा
एंड कुछ जो होते हैं वो सरफेस पर आकर के फिल हो जाते हैं, इस तरह से डिपॉजिट हो जाते हैं सरफेस पर। ठीक है, तो ये जो मैग्मा है कुछ देर बाद, कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद ये सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, मैग्मा की कूलिंग होती है, मैग्मा की कूलिंग होती है और एक इसमें चेंज हो जाता है सॉलिड में। जब ये सॉलिड में चेंज हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक। ओके, समझ गए आप लोग इग्नियस रॉक क्या होता है। अब जो इग्नियस रॉक होता है इसके 3 पार्ट हैं। ओके, तो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे 3 पार्ट इसके बने हुए हैं। तो मैंने आपको यहां पर अभी समझाया था कि 3 जगह ये डिपॉजिट हो रहा है। कहां कहां पर, एक तो टॉप पर डिपॉजिट हो रहा है सरफेस पर, तो जो सरफेस पर डिपॉजिट होता है उसको हम लोग कहते हैं वॉल्केनिक रॉक, वॉल्केनिक रॉक। ठीक है, और एक कम गहराई में डिपॉजिट होता है, देखिए ये कम गहराई है, सैलो डेप्थ बोलते हैं। ठीक है, कम गहराई में डिपॉजिट होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपाबाइसल रॉक। क्या बोलेंगे, हाइपाबाइसल रॉक। और एक बहुत अधिक गहराई में डिपॉजिट होता है, ये कुछ ज्यादा गहराई में डिपॉजिट होना है तो इसको बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक, प्लूटोनिक रॉक। ओके, तो 3 पार्ट हो गए इसके, मैं यहां पर लिख लेता हूं, आपको टॉपिक वाइज लिख भी देता हूं। सबसे पहला क्या है हमारा, वॉल्केनिक, वॉल्केनिक, एंड देन द नेक्स्ट वन इज हाइपाबाइसल। मैं शॉर्ट में लिख लेता हूं, आप लोग समझ जाइएगा, वहां पे लिखा हुआ है मैंने हाइपाबाइसल, एंड नेक्स्ट है हमारा प्लूटोनिक। ओके, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बातें क्या क्या हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला चीज, कौन कहां पर डिपॉजिट हो रहा है, तो अभी आप लोगों ने देखा जो वॉल्केनिक है वो कहां डिपॉजिट होता है, सरफेस, एट सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। हाइपाबाइसल कुछ गहराई में डिपॉजिट होता है। ओके, कुछ गहराई में डिपॉजिट होता है, तो एट सैलो डेप्थ, थोड़ी सी गहराई में डिपॉजिट होता है, तो इसको बोलेंगे एट सैलो डेप्थ। प्लूटोनिक अधिक गहराई में डिपॉजिट होता है, तो ये होता है कंसिडरेबल डेप्थ, कंसिडरेबल डेप्थ। अब ध्यान दीजिएगा, एक छोटा पार्टिकल है, एक उससे बड़ा पार्टिकल है और एक सबसे बड़ा पार्टिकल है। जब इसको हवा में उछालेंगे तो सबसे ऊपर ये जाता है, उससे नीचे ये रहता है, और जो सबसे बड़ा पार्टिकल है वो सबसे नीचे रहता है। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई होता है। जो सबसे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं हल्के होने की वजह से ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो जो ये सबसे छोटा पार्टिकल है इसको हम लोग नाम देते हैं एक्सट्रीमली फाइन, बहुत छोटा पार्टिकल, एक्सट्रीमली फाइन। जो उससे बड़ा पार्टिकल है उसको बोलते हैं फाइन, और जो सबसे बड़ा है उसको बोलते हैं कोर्स। ठीक, जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो हल्का होने की वजह से ऊपर आ जाता है, तो वॉल्केनिक रॉक के पार्टिकल कैसे हो जाएंगे, एक्सट्रीमली फाइन। हाइपाबाइसल उससे बड़े होते हैं, तो उससे बड़े वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, फाइन बोलते हैं। ओके, तो इसका कैसा हो जाएगा पार्टिकल, फाइन ग्रेन। प्लूटोनिक सबसे नीचे रह जाता है, तो इसका कैसा होगा, कोर्स। जो भारी पार्टिकल नीचे रह जाते हैं तो कोर्स पार्टिकल। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग को ये देखना है कि क्रिस्टलाइन होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए क्या किया जाए कि देखिए, जो चीजें सबसे जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है, जो जल्दी जल्दी ठंडे होते हैं वो क्रिस्टलाइन नहीं हो सकते। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो क्या करना है, रैपिड कूलिंग, रैपिड कूलिंग मतलब बहुत तेज कूल हो रहा है, रैपिड कूलिंग, नॉन क्रिस्टल, नॉन क्रिस्टलाइन। अगर तेजी से कूलिंग हो तो नॉन क्रिस्टलाइन। क्विक, अगर कूलिंग कैसी हो, क्विक हो। क्विक जो होता है वो भी ज्यादा तेज होता है लेकिन रैपिड से कम होता है। ओके, मतलब इसकी जो कूलिंग होती है वो रैपिड वाले से धीमी होती है, तो ये क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन। और एक होता है स्लो कूलिंग, तो स्लो कूलिंग में भी क्रिस्टलाइन बनते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो सबसे ऊपर है उस पर एटमॉस्फेयर का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, वो जल्दी जल्दी बारिश होती रहती है, एटमॉस्फेयर का संपर्क रहता है, तो इसकी कूलिंग कैसी होगी, रैपिड होगी। तो इसके जो पार्टिकल होंगे वो कैसे होंगे, इसका अरेंजमेंट कैसा होगा पार्टिकल का, नॉन क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन। गॉट इट। अब हाइपाबाइसल, उसकी कूलिंग कैसे होती है, क्विक, तो इसके पार्टिकल कैसे हो जाएंगे, क्रिस्टलाइन, क्योंकि ये नीचे है तो ये थोड़ा धीमा जमता है, थोड़ा धीमा सॉलिडिफिकेशन होता है, तो इसके क्रिस्टलाइन हो जाएंगे। एंड देन प्लूटोनिक, तो सबसे नीचे है तो और स्लो इसकी कूलिंग होती है, तो ये भी हो जाएगा क्रिस्टलाइन। यही सारी चीजें वहां पर भी लिखी है, आप पढ़ लीजिएगा। इसका एग्जांपल क्या है, तो वॉल्केनिक का एग्जांपल आप लोग बेस्ट जो दिया जाता है वो है बेसाल्ट। हाइपाबाइसल का एग्जांपल है डोलेराइट, डोलेराइट। एंड प्लूटोनिक का एग्जांपल है ग्रेनाइट,
अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताता हूं, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ग्रेनाइट क्या है, ग्रेनाइट का क्लासिफिकेशन पूछ देगा किसमें आता है। उसमें दो ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, इग्नियस, प्लूटोनिक, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो अब देखिए ये प्लूटोनिक रॉक है, ग्रेनाइट हम लोग देख रहे हैं क्या है, प्लूटोनिक रॉक है। साथ ही साथ प्लूटोनिक किसके अंदर में आता है, इग्नियस रॉक में आता है। तो अब यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है कि हम लोग किसको चूज करें। तो ठीक है, तो हम लोग सबसे लोएस्ट क्लासिफिकेशन को चूज करेंगे। तो सबसे लोएस्ट क्या होता है, इग्नियस सबसे ऊपर था, उसके 3 पार्ट थे। ओके, तो इस 3 पार्ट में कौन से पार्ट का है, प्लूटोनिक। तो सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, प्लूटोनिक होगा, इग्नियस नहीं होगा। अगर प्लूटोनिक नहीं होता तो उस कंडीशन में हम इग्नियस चूज करते हैं, लेकिन प्लूटोनिक दिया है तो हम लोग उसका बेस्ट क्लासिफिकेशन चूज करेंगे, दैट इज प्लूटोनिक। ओके, तो ग्रेनाइट कैसा हो जाएगा हमारा, प्लूटोनिक। अगर इग्नियस दिया तो भी प्लूटोनिक को हम लोग सेलेक्ट करना है। ओके, यहां पर वही भी लिखा है, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। ये देखिए बेसाल्ट है। ओके, बेसाल्ट कुछ इस तरह से होता है, ब्लैक कलर का, और भी कलर के ब्लैक हो सकते हैं, ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, तो कलर चेंज होते रहते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सेम लिखा हुआ जो मैंने बताया है। देन हाइपाबाइसल, हाइपाबाइसल में भी सेम लिखा हुआ है, फॉर्म्ड एट रिलेटिवली सैलो डेप्थ पे होता है, कूलिंग इसकी क्विक होती है, क्रिस्टलाइन होता है, और ये फाइन ग्रेन्ड के होते हैं या फाइनली ग्रेन्ड के। एग्जांपल डोलेराइट है। प्लूटोनिक वही सेम है, कंसिडरेबल डेप्थ पर होता है, कूलिंग इसकी स्लो होती है, क्रिस्टलाइन होते हैं। इसके जो एग्जांपल है ग्रेनाइट, डियोराइट, गैब्रो एंड साइनाइट। दो चीजों में कंफ्यूजन हो जाता है, डोलेराइट एंड डियोराइट। तो ध्यान दीजिएगा, डियोराइट जो है वो प्लूटोनिक है, बट जो डोलेराइट है वो कैसा है, हाइपाबाइसल है। ये देखिए आपका डोलेराइट है, ये डोलेराइट का एक एग्जांपल मैंने एक पिक निकाला था, तो वो है इस तरह से कुछ दिखता है, और ये ग्रेनाइट। तो इनके कलर अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रेनाइट का जो मेन कंपोजिशन होता है वो क्या क्या है। देखिए यहाँ पे क्वार्ज, फेल्सपार आपको दिख रहा होगा, ये कई तरह के फेल्सपार होते हैं, तो ये प्लेगियोक्लेज फेल्सपार है। ओके, एंड देन पोटेशियम फेल्सपार है, तो फेल्सपार होता है पोटेशियम, प्लेगियोक्लेज, और भी बहुत सारे होते हैं, एम्फीबोल। ठीक है, तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट उसका कंपोजिशन क्या होता है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं। तो इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं माइका, क्वार्ज एंड फेल्सपार। ये इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि कई बार पूछते हैं आपसे। ओके, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट हमारा है सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री को हम लोग पढ़ेंगे, उसके पहले जो इंग्लिश रॉक होते हैं उनको इस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एसिडिक रॉक कौन से होते हैं, जिनका सिलिका का परसेंटेज 70 से ज्यादा होता है, वो एसिडिक में आते हैं। और इंटरमीडिएट 60 से 70 के बीच में अगर आपका सिलिका का परसेंटेज है तो वो इंटरमीडिएट रॉक कहलाते हैं। बेसिक रॉक कौन से कहलाएंगे, जिनका 45 से 60 के बीच में आता है, और अगर यही 45 से कम हो जाता है तो अल्ट्रा बेसिक हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। तो अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, फॉर्म्ड बाय द ग्रेजुअल डिपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग। ये नोट कर लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग, इसको मैं समझाता हूं। ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, जो पहले से पड़े हुए रॉक, चाहे वो सेडिमेंट्री हो या फिर इग्नियस हो, तो उनके ग्रेजुअल डिपोजिशन से बनता है। बताते हैं कैसे बनता है। वेदरिंग एजेंसी, इसको आप लोग नोट करिए, इसको मैं बताता हूं। ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी, इसको भी समझाऊंगा। ओके, अब एक एक करके सारे टर्म्स को हम लोग समझते हैं और ये कैसे बनता है इसको भी हम लोग देखते हैं। ओके, सपोज कीजिए कि आपका यहां से पहले से ही कोई रॉक पड़ा हुआ है। ओके, ये आपका एक चट्टान पड़ी हुई थी। अब यहां पे क्या है, सन है, सन से क्या पड़ता है, धूप पड़ता है। फिर कुछ देर बाद आपके बादल होते हैं तो उनसे बारिश पड़ जाती है। तो क्या होता है, अल्टरनेट ड्राई एंड वेट कंडीशन होता है। क्या होता है, ड्राई एंड वेट कंडीशन। तो जब अल्टरनेट ड्राई और वेट कंडीशन होता है तो ये डिकम्पोज होने लगता है। क्या होगा, डिकम्पोज होने लगता है, टूटने लगता है, इसके पार्टिकल टूटने लगते हैं। तो इस डिकम्पोजिशन को हम लोग बोलते हैं वेदरिंग। क्या बोलेंगे, और इससे टूट करके जो पार्टिकल गिरते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, इन पार्टिकल्स को बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग। प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग। ओके, अब देखिएगा किसकी वजह से पार्टिकल टूटता है उसको हम लोग बोलेंगे वेदरिंग एजेंसीज। वेदरिंग एजेंसीज, वेदरिंग एजेंसीज। किसकी वजह से टूट रहा था, सन, देन रेन। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, बारिश हुई, अब यहां पे क्या होते हैं, होल्स भी होते हैं, इसमें होल होते हैं, छोटे छोटे होल होंगे, तो पानी भर जाता है। पानी भरने के बाद क्या होगा, फिर ठंडी बढ़ती है और ये पानी इसमें जम जाता है। तो क्योंकि जो आइस होता है, आइस का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ आइस वो ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। तो अब इसी सपोज कीजिए इतना होल में आपको पानी भरा हुआ है, इतना पूरा पानी भरा हुआ है। अब जब ये जमेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको वॉल्यूम ज्यादा चाहिए होगा, इतना।
तो ये इतने रॉक को तोड़ के निकाल देता है, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, वेदरिंग करता है, टूटने को ही डिकम्पोजिशन को वेदरिंग कहते हैं, तो वो भी आ जाता है। सन हो गया, रेन हो गया, एयर एंड आइस, ओके, ये क्या हो गया, वेदरिंग एजेंसी हो गए। अब होता है एक ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी, उसको देखते हैं। देखिए ये आपका चट्टान था, टूट करके गिरा, ठीक है, टूट करके गिर रहा है, तो कुछ पार्टिकल क्या होगा, इसी प्लेस पे, इसी जमीन पे जहां टूट के गिरा वहीं रह जाते हैं, तो ये कहलाएंगे रेसिड्यूअल डिपॉजिट्स। क्या कहलाएंगे, रेसिड्यूअल डिपॉजिट्स, ठीक। इनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, मतलब जहां ओरिजिन हुई वहीं गिर करके पड़े रह गए। अब अगर नदी है आसपास तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये नदी आपकी बह रही है, ठीक है, ये नदी का बेड है, तो जो बड़े पार्टिकल होते हैं, जो आपके बड़े पार्टिकल होंगे वो जल्दी जमा हो जाएंगे, ठीक है। वेलोसिटी जैसे कम होती जाएगी, मान लीजिए इसमें ये पार्टिकल आके मिल गए, जैसे जैसे वेलोसिटी कम होगी ये सेटल डाउन होते रहेंगे, ठीक, इस तरह से सेटल डाउन हो गया। जो छोटे पार्टिकल होंगे वो कुछ दूर जाके सेटल डाउन होते हैं, जब रिवर की वेलोसिटी और भी कम हो जाएगी तब वो जाके सेटल डाउन हो जाएंगे। अब फिर से वेदरिंग हुई और ये फिर से जो है जमा होने लगे, तो फिर से ये क्या होंगे, इसी के ऊपर जमा हो जाएगा, जैसे सेटल डाउन होगा दूसरा वाला वो इसके ऊपर जमा हो जाएगा, फिर थर्ड वन इसके ऊपर, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजुअल डिपोजिशन। क्या बोलेंगे, ग्रेजुअल डिपोजिशन, ठीक। और जो रॉक बनती है इससे, उसको भी हम लोग एक नाम देते हैं, उसको हमने नाम दिया हुआ है सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स, ओके। क्या कहते हैं उसको, सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स कहते हैं। यहां पे देख लीजिए आप लोग, लिखा हुआ है सेडिमेंट्री डिपॉजिट। क्या होता है, इनसॉल्युबल वेदरिंग प्रोडक्ट्स आर कैरीड अवे एंड डिपॉजिटेड इन द बेड। जो बेड में जमा हो गए उसको क्या कहेंगे, सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग एक बार और देखते हैं थोड़ा सा, ठीक। अब ये नदी बह रही थी, इसमें पार्टिकल को क्या कर रही थी, बहा के ले जा रही थी, तो किसके कारण ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, नदी के कारण, तो ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी। क्या हो गया आपका, रिवर, ठीक है। ग्लेशियर भी हो सकता है, क्योंकि जब बड़े बड़े ग्लेशियर टूटते हैं तो वो अपने साथ क्या करते हैं, जो उसके नीचे की मिट्टी होती है उसको भी बाहर ले जाते हैं, ठीक है, तो वो भी ट्रांसपोर्ट करते हैं एक तरह से। तो रिवर हो गया, ग्लेशियर हो गया, एंड देन एयर, जो छोटे पार्टिकल होते हैं, बहुत ही धूल टाइप के जो छोटे पार्टिकल होंगे वो एयर के साथ उड़ करके जाते हैं और फिर कहीं पे जमा हो जाते हैं, फिर इसी तरह दूसरा इस पे जमा हो जाएगा, तो इससे इसका ग्रेजुअल डिपोजिशन होता रहता है। तो इन रॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक, ओके। अब एक एक करके इसके बारे में हम लोग और थोड़ा सा देखते हैं, कौन कौन सा रॉक हमने पढ़ लिया इसमें, रेसिड्यूअल एंड सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स, एक होता है केमिकल डिपॉजिट्स, ओके। केमिकल डिपॉजिट क्या होता है मैं बताता हूं आपको। जैसा कि मान लीजिए कि इसमें क्या होता है, कई सारे मिनरल्स होते हैं, रॉक में मिनरल्स होते हैं, तो कुछ मिनरल जो होते हैं वो पानी में सॉल्यूबल होते हैं, घुल जाते हैं, सॉल्यूबल होते हैं, वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। तो ये सॉल्यूबल जो मिनरल होते हैं वे पानी में घुल करके काफी दूर तक जाते हैं, ठीक है, फिर वो जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं केमिकल डिपॉजिट्स। क्या कहेंगे, केमिकल डिपॉजिट्स, ठीक है। जो इनसॉल्युबल होते हैं वो पहले ही जमा हो जाते हैं, वो बड़े पार्टिकल होते हैं, वो पहले ही यहां पर डिपॉजिट हो जाते हैं, लेकिन जो सॉल्युबल होते हैं वो बहुत दूर जाकर के जमा होते हैं, बहुत ही छोटे पार्टिकल रहते हैं, तो इनको कहते हैं केमिकल डिपॉजिट। जो पहले जमा हो गया वो क्या आपका सेडिमेंटल है, सेडिमेंट्री डिपॉजिट है, एंड जो भी ओरिजिन के प्लेस पर ही रह गया, यहां से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया ये, वो रेसिड्यूअल हो गया। एक होता है आपका ऑर्गेनिक डिपॉजिट। तो ऑर्गेनिक क्या होता है मैं बताता हूं आपको, ऑर्गेनिक डिपॉजिट, तो ध्यान दीजिएगा ऑर्गेनिक डिपॉजिट क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्या होता है, ओके। तो ऑर्गेनिक डिपॉजिट, इसमें क्या होता है, जो भी आपका सी है या रिवर है, सी या रिवर है, इसमें कुछ एनिमल्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, क्रिएचर्स होते हैं। ये एनिमल जब डेड हो जाते हैं, तो इनके जो रीमेन्स होते हैं, इनके रीमेन्स वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, रॉक में, तो इनको कहते हैं हम लोग ऑर्गेनिक डिपॉजिट। ये क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स, ओके। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं, कौन कौन से इसका एग्जांपल है। तो देखिएगा जो सेडिमेंट्री रॉक है उसके एग्जांपल्स हैं ग्रेवल, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, यहां पर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है कलर, ग्रेवल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम एंड लिग्नाइट। कई बार आपसे पूछा गया है इसके बारे में, जिसका नाम यहां पे लिखा, मैं लिख देता हूं, कंकर। पूछता है कंकर कौन सा रॉक है, तो आपने वहां पे चूज करना है सेडिमेंट्री रॉक, एसआर, ठीक है। तो कंकर भी सेडिमेंट्री रॉक होता है, रेसिड्यूअल डिपॉजिट, केमिकल डिपॉजिट एंड ऑर्गेनिक डिपॉजिट। सारे टर्म्स को मैंने एक बार समझा दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। ये देखिए सैंडस्टोन है, इसमें कई सारे लेयर्स हैं, ठीक है। तो जो सेडिमेंट्री होते हैं वो
ग्रेजुअल डिपोजिशन से बनते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर या जमते हैं तो लेयर्स बन जाते हैं। ओके, दिस इज लाइमस्टोन, कुछ इस तरह का होता है। एंड देन अब आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं, एक बार पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, दिन समझेंगे। ओके, पढ़ लेते हैं। व्हेन प्री एग्जिस्टिंग रॉक, प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से बन चुके हैं, कौन कौन से, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर। इसको नोट करिए, ग्रेट हीट एंड प्रेशर, ये दो मेन पार्ट होते हैं आपका मेटामॉर्फिज्म में। ग्रेट हीट एंड प्रेशर देयर कैरेक्टरिस्टिक चेंज टू फॉर्म द मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, जब कोई भी रॉक होता है वो हीट और प्रेशर जब उस पर अप्लाई किया जाता है बहुत ज्यादा, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं और वो बनाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फिज्म। इसके एजेंट क्या क्या होते हैं, हीट, प्रेशर एंड केमिकली एक्टिंग फ्लूइड्स। ये तीन इसके एजेंट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं किसमें, मेटामॉर्फिज्म एक्शन में, मेटामॉर्फिक रॉक बनाने के लिए। केमिकल कंपोजिशन एंड टेक्सचर, क्या क्या चेंज होता है, यहाँ पर लिखा है ना कैरेक्टरिस्टिक चेंज, तो क्या क्या चेंज होता है, केमिकल कंपोजिशन एंड टेक्सचर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से चेंज होता है। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारा क्या था, अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस में कुछ क्रैक्स हैं इस तरह से, कुछ कंसिडरेबल डेप्थ पर थे, कुछ शैलो डेप्थ पर थे। अब यहां से लावा मैग्मा चलता था, कुछ इसमें भर जाता था, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, कुछ सरफेस पर आ गया, कुछ यहां फिल हो गया एंड कुछ यहां फिल हो गया। तो अब देखिए जो यहां पर फिल हुआ है, सॉलिड बन गया, रॉक बन गया, तो अब इसके ऊपर भी तो आपका ये अर्थ है, इसके ऊपर भी अर्थ है, ये पूरा पार्ट जो है, तो इसका लोड कहां पर आएगा, इसका लोड पूरे इस रॉक पर आता है। तो वो क्या अप्लाई करता है, प्रेशर। क्या अप्लाई करेगा भाई, प्रेशर। अब क्योंकि ये अर्थ के सेंटर की ओर होती है तो इस पर और क्या लगेगा, हीट। तो हीट और प्लस प्रेशर, तो जब ये हीट और प्रेशर इन पे अप्लाई होता है तो ये किस में चेंज हो जाते हैं, मेटामॉर्फिक में, मेटामॉर्फिक रॉक। अब आप पूछो सर ये तो ठंडा हो रहा था तो फिर इस पे हीट कहां से आ गया। अब क्या होता है कि इसी पे ग्रेजुअल डिपोजिशन होता रहता है, इसी पे क्या होगा, ग्रेजुअल डिपोजिशन होता रहता है। तो अब देखिए ये बहुत अंदर चला गया, तो इस पे प्रेशर अब इसकी इतना न लग के अब कितना, इतना प्रेशर लगेगा, इसका प्रेशर टोटल, ये प्रेशर कई सालों में बनता है, कई हजारों सालों में बनता है रॉक, इतनी आसानी से नहीं मिलता। ठीक है, तो इतना प्रेशर लगेगा इस पे, इस पूरे रॉक का प्रेशर इस पे आ रहा है। अब तो ये अपना क्या करेगा, केमिकल जो प्रॉपर्टीज है, कंपोजिशन, उसको चेंज कर लेगा और टेक्सचर को, और चेंज जाएगा किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक में। सेम विद दिस, यहां पर जो रॉक है उसके साथ भी होगा, हीट एंड प्रेशर अप्लाई होगा, प्रेशर इसके ऊपर जितने भी ओवरलाइंग लेयर्स होंगे रॉक के उसका लगेगा और ये बन जाएगा मेटामॉर्फिक। ओके, ये आपका हो गया मेटामॉर्फिक रॉक। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसके मेन पूछता है इसका एजेंट, तो देखिए हीट, प्रेशर एंड केमिकली एक्टिव फ्लूइड, ये तीन इसके एजेंट्स होते हैं। क्या क्या चेंज होता है इसमें, केमिकल कंपोजिशन एंड टेक्सचर, ये दोनों चेंज हो जाते हैं। टेक्सचर क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स कहलाता है टेक्सचर। ओके, तीन तरह के मेटामॉर्फिज्म होते हैं, एक होता है थर्मल, दूसरा होता है डायनेमोथर्मल, तीसरा होता है कैटलिस्टिक मेटामॉर्फिज्म। तो ये क्या क्या होते हैं, देखिए क्या क्या था हमारा, हीट एंड प्रेशर, ये दोनों मेन होते हैं मेटामॉर्फिज्म एक्शन में। तो अगर मेन फैक्टर आपका हीट है, मेन फैक्टर क्या है, हीट है, जिसके कारण मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे थर्मल मेटामॉर्फिज्म। अगर मेन प्लेयर उसका क्या है, प्रेशर है, तो वो क्या कहलाएगा, कैटलिस्टिक मेटामॉर्फिज्म। अब अगर दोनों इक्वली टेक पार्ट करते हैं तो उसको कहेंगे डायनेमोथर्मल। ओके, मतलब इसमें क्या हुआ, थर्मल में जो प्रीडोमिनेंट फैक्टर रहेगा वो आपका हीट होगा, कैटलिस्टिक में प्रीडोमिनेंट फैक्टर क्या होगा, आपका प्रेशर होगा, और डायनेमोथर्मल में हीट एंड प्रेशर दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या है और कैसे कैसे चेंज होता है। जो आपसे एग्जाम में पूछा गया मैं वही बताऊंगा आपको। देखिए जो ग्रेनाइट होता है एंड साइनाइट होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है नीस में, कई बार पूछा गया, देख लीजिएगा। सैंडस्टोन क्वार्टजाइट में चेंज होता है, ये भी कई बार पूछा गया। लाइमस्टोन, मार्ल एंड डोलोमाइट, ये मार्बल में चेंज होते हैं, ये भी कई बार पूछा गया। सेल, मडस्टोन से इसमें चेंज होता है, स्लेट में चेंज होता है ये। ओके, एंड देन बेसाल्ट, बेसाल्ट भी कई बार पूछा गया, बेसाल्ट, डोलेराइट एंड लैटेराइट, ये चीज आते हैं आपके शिस्ट में। तो इनको एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ, एफ एन एफ, एनएफ, एफ एंड एफ। तो इनका क्या मतलब है, तो जो एनएफ है इसका मतलब होता है नॉन फोलिएटेड और एफ का मतलब होता है फोलिएटेड। उसके बाद बाकी सारे के फुल फॉर्म यहाँ लिखे, आप पढ़ लीजिएगा। फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड कैसे है बता रहा हूं मैं आपको। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको याद क्या करना है, ये कि इसमें क्वार्टजाइट और मार्बल केवल ऐसे ही दो मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं जो कि नॉन फोलिएटेड होते हैं। बाकी सारे जितने मेटामॉर्फिक रॉक होंगे वो कैसे होंगे, फोलिएटेड होते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी पूछता है कि मार्बल जो है फोलिएटेड है या नॉन फोलिएटेड है, तो वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि मार्बल नॉन फोलिएटेड होता है। ओके, अब एक एक करके फिगर देखते हैं। देखिए नीस का फिगर है, ये नीस का फिगर है, किससे बनता है, ग्रेनाइट से, साइनाइट से बनता है। तो इस तरह से होता है ये, और ये कैसा होता है, फोलिएटेड होता है। ठीक है, अब क्वार्टजाइट, ये देखिए क्वार्टजाइट है,
कलर इनके चेंज हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ग्रीन और ग्रे कलर का दिख रहा है, तो जरूरी नहीं है रेड कलर का भी हो सकता है। उसी तरह यहाँ पर जो आप दिख रहे हैं कलर चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब मार्बल, ये मार्बल मैक्सिमम व्हाइट कलर के होते हैं, ओके। एंड ये है आपका स्लेट, तो इस तरह से है। आप ये फिगर देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो हमें पढ़ना है वो है फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, मैंने पहले बताया था लेयर्स के अकॉर्डिंग करते हैं। किस पे, लेयर्स है या नहीं, तो एक एक करके देखेंगे। अगर आपको रॉक में लेयर मिलते हैं, रॉक में क्या होंगे, लेयर मिलेंगे इस तरह से, ये कई सारे लेयर्स में अगर रॉक बना हुआ है आपका, ठीक है। आप इधर से भी इसको स्प्लिट कर सकते हैं हर लेयर पर, मतलब क्या हुआ, ये लेयर अगर है तो इस लेयर से आप अलग कर सकते हैं, ओके। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, ये आपका लेयर है, तो इस लेयर के अलोंग आप ऊपर वाले जो रॉक है और नीचे वाले को अलग कर सकते हैं, ये अलग अलग हो जाएंगे। फिर इस लेयर के अलोंग भी ये अलग अलग हो जाएंगे, तो इनको बोलते हैं स्प्लिटिंग या क्लीवेज बोला जाता है। जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसको क्लीवेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके स्ट्रेटिफाइड, क्या कहलाते हैं, स्ट्रेटिफाइड। इनमें क्या होते हैं, लेयर्स होते हैं। और एक होता है नॉन स्ट्रेटिफाइड, वो पूरे के पूरे ब्लॉक ही होते हैं, उनमें लेयर्स नहीं होते इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, नॉन स्ट्रेटिफाइड या अनस्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड या फिर अनस्ट्रेटिफाइड भी बोलते हैं, अन या नॉन स्ट्रेटिफाइड, ओके। और एक होता है आपका फोलिएटेड। तो फोलिएटेड क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूं, पहले क्लियर कर लेता हूं मैं अपने स्क्रीन को, ठीक। तो आपने जैसा आपने पढ़ा था अभी, स्ट्रेटिफाइड सेम होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बस डिफरेंस होता है। ये देखिए, इसमें केवल एक ही साइड में लेयर होते हैं इस तरह से। जब इसका क्लीवेज किया जाएगा या स्प्लिट किया जाएगा तो केवल एक ही डायरेक्शन में, स्प्लिट इन और डिफिनाइट डायरेक्शन, ओके। तो ये कहलाते हैं फोलिएटेड रॉक। क्या कहलाते हैं, फोलिएटेड रॉक। ऊपर आपने पढ़ा था कौन कौन से एग्जांपल थे इसके, नीस, मार्बल और क्वार्टजाइट कैसे थे, नॉन फोलिएटेड थे, ध्यान दीजिएगा उनको। फिर उसके बाद आपका जगह स्लेट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके मेटामॉर्फिक रॉक हैं, और ये कैसे होते हैं, फोलिएटेड होते हैं, ठीक। तो जो आपका स्ट्रेटिफाइड होता है उसमें किसी भी डायरेक्शन के अलॉन्ग उसको स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन स्ट्रेटिफाइड होता है उसमें लेयर्स होते ही नहीं है, या अनस्ट्रेटिफाइड जो होता है उसमें लेयर नहीं होते हैं। फोलिएटेड को केवल एक डायरेक्शन में, केवल एक ही डायरेक्शन से स्प्लिट किया जा सकता है, ओके। पढ़ लेते हैं एक बार। ये आपका स्ट्रेटिफाइड रॉक सेम लिखा होगा, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। सो डिस्टिंक्ट लेयर, मतलब कई सारे लेयर में होते हैं। इसका एग्जांपल क्या क्या है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल, स्लेट एंड मार्बल। ये कैसे होते हैं, स्ट्रेटिफाइड होते हैं। अनस्ट्रेटिफाइड, इसका एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, ग्रेनाइट, बेसाल्ट एंड ट्रैप, ये कैसे हैं, अनस्ट्रेटिफाइड है। एंड देन फोलिएटेड, तो फोलिएटेड क्या होते हैं, मेटामॉर्फिक जितने रॉक होते हैं, केवल आप मार्बल एंड क्वार्टजाइट को छोड़ दीजिए। इनको छोड़ के जितने भी रॉक होंगे वो सारे के सारे कैसे हैं, मेटामॉर्फिक, फोलिएटेड है। चाहे वो नीस हो, स्लेट हो, सिस्ट हो, ये सारे कैसे हैं, आपके फोलिएटेड रॉक में आते हैं, ठीक है। एंड देन आपका आता है केमिकल कंपोजिशन। तो केमिकल कंपोजिशन भी तीन तरह से किया गया है। सबसे पहला है आपका एर्गिलेसियस, ठीक है, एर्गिलेसियस। फिर से बताता हूं मैं आपको, ये है एर्गिलेसियस। एंड आपका एक है सिलिसियस, और एक होता है कैलकेरियस, ओके। तो एर्गिलेसियस बना है एर्गिल से, एर्गिल का मतलब होता है क्ले। इसको एल्यूमिना या Al2O3 भी बोलते हैं। Al2O3 एल्यूमिना का केमिकल फॉर्मूला है, आप देख लीजिएगा। तो अगर किसी भी रॉक का प्रिंसिपल कांस्टिट्यूएंट क्या होना चाहिए, क्ले। अगर क्ले है तो उस रॉक को हम लोग एर्गिलेसियस रॉक बोलते हैं, ठीक है। सिलिसियस सिलिका से बना है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, SiO2। अब अगर किसी भी रॉक का मेन कांस्टिट्यूएंट जो होगा वो सिलिका होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिलिसियस रॉक। कैलकेरियस, लाइम, इसको जो इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। तो अगर किसी रॉक का मेन कांस्टिट्यूएंट जो होता है वो लाइम होता है, तो उस रॉक को हम लोग क्या कहेंगे, कैलकेरियस रॉक बोलेंगे, ठीक है। इसे एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, देखिएगा, एर्गिलेसियस, ठीक है। तो एर्गिलेसियस का प्रिंसिपल कांस्टिट्यूएंट क्या होता है, क्ले होता है। यहां पे लिखा हुआ देख लिया, क्ले इसका प्रिंसिपल कांस्टिट्यूएंट होता है। और इसके जो एग्जांपल है वो क्या क्या है, स्लेट एंड लेटेराइट। ये कैसे होते हैं, एर्गिलेसियस होते हैं। सिलिसियस रॉक मेन कांस्टिट्यूएंट इसका सिलिका होता है।
और जो इसके प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट होते हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, क्वार्टजाइट, नीस, साइनाइट, ये सारे इसके सिलिशियस रॉक है। मैक्सिमम रॉक सिलिशियस होते हैं। ओके, कैलकेरियस रॉक, तो कैलकेरियस रॉक का मेन जो आपका कंस्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, लाइम होता है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। इसका एग्जांपल है लाइमस्टोन, मार्बल एंड डोलोमाइट। ओके, आगे हमने पढ़ना है आपका रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। तो ये देख लीजिएगा इनका हार्डनेस, मैंने इनको हार्डनेस वाइज अरेंज किया हुआ है 1 to 10, ठीक है, इस तरह से। तो टैल्क जो होता है इसका हार्डनेस 1 होता है। ओके, मैं एक एक करके आपको दिखाता रहता हूं, आप देख लीजिए। एंड जिप्सम जो होता है 2 होता है। जिप्सम से रिलेटेड एक खास बात, जिप्सम का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है जिप्सम। तो देखिए जिप्सम में आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, उसमें कई सारे ऑप्शन देगा, पूछेगा जिप्सम कौन सा रॉक है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। एक ऑप्शन लिखता है केमिकली प्रेसिपिटेटेड रॉक। ओके, तो जब ऐसा कहीं आपको दिखे तो जिप्सम में आपने न तो इग्नियस है, होता है सेडिमेंट्री है, बट एक्चुअली ये हम लोग को क्या करना पड़ता है, केमिकल के अकॉर्डिंग। मैं बताऊंगा कैसे क्लासिफाई करते हैं, कैसे इसको चूज करेंगे। तो यहां पर जो जिप्सम का राइट आंसर होगा वो होगा केमिकली प्रेसिपिटेटेड रॉक। ओके, कई सारे ऑप्शन दिए होंगे, अगर आपको केमिकली प्रेसिपिटेटेड दिख रहा है तो आपने यही चूज करना है। देन आता है आपका कैल्साइट। तो कैल्साइट का जो हार्डनेस होता है वो 3 होता है, आप लोग देख लीजिए यहां पर। कैल्साइट का हार्डनेस कितना होता है, 3। एंड फ्लोराइड, ये याद कर लीजिए, याद पूछा हुआ है एग्जाम में। कैल्साइट 3 होता है, फ्लोराइड का 4 होता है, एपिडाइट का 5 होता है, फेल्सपार ये भी पूछा हुआ है, फेल्सपार का हार्डनेस 6 होता है। ये 2 तरह के होते हैं, ऑर्थोक्लेज और प्लेगियोक्लेज। ठीक है, अभी पीछे हम लोगों ने देखा था प्लेगियोक्लेज था। ओके, तो जो आपका ये पोटेशियम, पोटास का एल्यूमिनियम सिलिकेट ऑर्थोक्लेज कहलाता है, और सोडियम का एल्यूमिनियम सिलिकेट प्लेगियोक्लेज कहलाता है। ओके, ओलिवाइन इसका 6 होता है। क्वार्ज, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वार्ज का हार्डनेस 7 होता है। टोपाज 8, कोरंडम 9, डायमंड 10। अब कुछ यहां पर भी मैंने मिनरल्स लिखे हुए देख लीजिए। एम्फीबोल, हॉर्न ब्रांड, दोनों एक ही चीज है। इसका हार्डनेस 5 to 6 होता है, पूछा हुआ एग्जाम में इसलिए मैंने लिखा है। ओके, अगाइट एंड पैरोक्साइन दोनों एक ही चीज होते हैं, इनका भी हार्डनेस 5 to 6 होता है। माइका इसका हार्डनेस 2 to 3 होता है। अब कभी कभी एग्जाम में लिख देता है 2, 3, 4, 5। अब बताइए हार्डनेस कौन सा है, तो अगर ऐसा आता है तो आपने वहां पर 2 चूज करना है। ओके, अदरवाइज अगर 2 to 3 रेंज दिया हुआ देन द बेस्ट, ये बेस्ट होता है। अदरवाइज अगर ऐसा दिया तो आपने वहां पर 2 को चूज करना है। अब माइका 2 तरह का होता है, एक होता है मस्कोवाइट, दूसरा होता है बायोटाइट। मस्कोवाइट क्या होता है, पोटेशियम एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम सिलिकेट कहलाता है मस्कोवाइट, जबकि पोटेशियम मैग्नीशियम आयरन, ठीक है, पोटेशियम मैग्नीशियम आयरन का एल्यूमिनियम सिलिकेट आपको कहलाता है बायोटाइट। अब देखिएगा यहाँ पर ऑगाइट, एम्फीबोल, क्वार्ज, माइका, फेल्सपार आर फाउंड इन इग्नियस रॉक। ओके, हमने पहले ही पढ़ा था कि क्वार्ज, माइका एंड फेल्सपार क्या होते हैं, इग्नियस रॉक के मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं। और ग्रेनाइट का पूछता तो ग्रेनाइट के भी यही होते हैं। एंड कैल्साइट, डोलोमाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वेरियस यूजेज ऑफ स्टोन, इसको पढ़ना है, देखना है इसमें हमें कि ये क्या क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कहां कहां पे, किस किस प्लेस पर, किस किस पर्पस से हम लोग कौन कौन सा रॉक इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ग्रेनाइट का इस्तेमाल कहां पर होता है, कई बार पूछा गया है और उसका ऑप्शन हमेशा ये देता है पियर एंड अबटमेंट। ठीक है, इसके अलावा सी वॉल्स, रिटेनिंग वॉल एंड डैम में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमेशा जो आपसे पूछा जाता है वो है पियर एंड अबटमेंट। तो ग्रेनाइट का इस्तेमाल कहां करते हैं, पियर एंड अबटमेंट। लाइमस्टोन का क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एंड पेविंग, रूफिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो ये कभी भी नहीं पूछता है। ठीक है, क्या पूछेगा, सिर्फ आपसे पूछेगा लाइमस्टोन का इस्तेमाल कहां करते हैं, उसका ऑप्शन ये दिया ही दिया होगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एंड लाइम। स्लेट के देखिए कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं, रूफ कवरिंग एंड फ्लोरिंग, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट है, आपका यूज होता है डैम प्रूफिंग के लिए स्लेट, और है यही आपको ऑप्शन देता है। अगर तीनों ऑप्शन है, रूफ कवरिंग, फ्लोरिंग एंड डैम प्रूफिंग, तो आपने वहां पर डैम प्रूफिंग को चूज करना है। ओके, स्लेट का इस्तेमाल कहां पर करना है, डैम प्रूफिंग में करना है। मार्बल कहां पर इस्तेमाल होता है, मोनूमेंट्स एंड ऑर्नामेंटल वर्क्स जो होते हैं उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं मार्बल के। ठीक है, सैंडस्टोन, पेविंग, टाइल फॉर रूफिंग एंड रेलवे बैलास्ट, इनमें इस्तेमाल किया जाता है। क्वार्टजाइट, देखिए सैंडस्टोन जो होता है 2 तरह का होता है, एक होता है क्वार्टजाइट, दूसरा होता है सैंडस्टोन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, क्वार्टजाइट एंड सैंडस्टोन, जबकि दोनों का प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, सिलिका होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ये जो होता है क्वार्टजाइट क्रिस्टलाइन होता है, और सैंडस्टोन का जो SiO2 होता है, सिलिका, वो नॉन क्रिस्टलाइन होता है। ओके, तो अगर क्रिस्टलाइन है तो वो क्वार्टजाइट होता है, नॉन क्रिस्टलाइन आपका सैंडस्टोन में जाता है। कंकर, ये भी कई बार पूछा गया, कंकर का इस्तेमाल किसमें करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोलिक लाइम, दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, किसमें, कंकर एंड लाइमस्टोन में। देखिए जो लाइमस्टोन है उसका इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एंड लाइम में करते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एंड लाइम। जो कंकर है उसका इस्तेमाल कहां करेंगे, हाइड्रोलिक लाइम में। ये टर्म आपको याद रखना है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एंड लाइम है तो लाइमस्टोन का इस्तेमाल करेंगे,
और अगर हाइड्रोलिक लाइम है देन कंकर का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर आप लोग देख लीजिए, मैंने सेम चीज है उसी को इसमें अटैच किया हुआ है। मैं कुछ चीजें बनाने के लिए आपको अटैच किया हूं। ये देखिए कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन, इसको भी कई बार पूछा इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है। कई बार पूछता है कि बताइए कि इंडस्ट्रियल एरियाज है तो वहां पर कॉम्पैक्ट कौन सा स्टोन इस्तेमाल करेगा, तो आपने वहां पर ऑप्शन चूज करना है कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन। इसके अलावा अगर फायर प्रूफिंग करनी है, फायर प्रूफिंग करनी है तो वहां पर भी हमने क्या इस्तेमाल करना है, कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन का ही इस्तेमाल करना है, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया हुआ था। बाकी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ सकते हैं कि कौन सा स्टोन कहां पर इस्तेमाल किया था और क्यों इस्तेमाल किया था। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए। अब आगे आता है क्वेराइंग ऑफ स्टोन, तो इसको हम लोग अगले लेक्चर